सुस्वागतम दोस्तों। चलिए आपके समक्ष मैं पुनः उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 8वीं का एक अध्याय देख रहे हैं जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। यह एक निबंध है और इसके निबंधकार है अरविंद कुमार सिंह जी। तो चलिए जल्दी से हम निबंधकार का जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 11 जुलाई 1962 बरवारीपुर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। माधुरी और सर्वोत्तम पत्रिकाओं के प्रथम संपादक का कार्य फिलहाल ये कर रहे हैं। प्रमुख कृतियां इनकी कहानी संग्रह जिसमें बिरादरी का कटघरा, उसका सच, उपन्यास है आगमन। संपादन का कार्य कर चुके हैं दिशा साहित्यिक पत्रिका का, आदमी का दुख मान बहादुर सिंह का कविता संकलन में। इनको रमाकांत स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं चिट्ठियों के अनूठी दुनिया निबंध। यह जो निबंध है सबसे पहले निबंध का अर्थ समझ लेते हैं। बिना बंधन का, नि अर्थात बिना और बंध अर्थात बंधन का। तो इस प्रकार से बिना किसी बंधन के जो साहित्य लिखा जाता है वो निबंध कहलाता है। लेकिन आमतौर पर दैनिक जीवन में निबंध के बहुत सारे प्रकार प्रचलित हैं, जिसमें से जो प्रकार आज हम लोग देख रहे हैं वो जानकारी देने वाला निबंध है। और इसमें पत्र के संबंध में, चिट्ठियों के संबंध में जानकारी दी गई है। पत्रों की दुनिया भी बड़ी अजीबोगरीब रही है। लेखक कहता है कि अजीबोगरीब अर्थात अनोखी रही है। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। संचार का साधन अर्थात अपने संदेश को भेजना और वहाँ से आए हुए संदेश को स्वीकारना। तो ये जो संचार का साधन है आधुनिक साधनों में बहुत सारे साधन आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ईमेल है, एसएमएस है, एमएमएस है और भी बहुत सारे तरह के साधन आजकल विकसित हो चुके हैं। तो जो काम पत्र कर सकता है वह ये साधन नहीं कर सकते। लेखक कहता है पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। लेखक का ऐसा मानना है कि जो संतोष हमें पत्र दे सकते हैं, पत्र को पढ़ने के बाद जो हमें आनंद मिलता है, जो हमें संतोष मिलता है, वह आधुनिक साधन नहीं दे सकते हैं। हम लोग जानते हैं एसएमएस, हम जैसे ही सुबह अपने फ़ोन को शुरू करते हैं तो उसमें व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, एसएमएस आ जाते हैं। एसएमएस अर्थात लघु संदेश सेवा, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। तो ये जो संदेश है ये हम कई बार पढ़ते भी नहीं है, लेकिन पत्र का ऐसा नहीं है। पत्र अगर कोई आ जाए हमारे घर पे तो हम उसे पूरा पढ़ते हैं और उसे पढ़ते समय जो आनंद, हाथ से लिखे हुए पत्र हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हम बार बार उसे पढ़ते हैं। हमारे पिताजी अगर मिलिट्री में हैं तो सेना में हैं, तो सेना से जब पत्र आता है हमारे पास तो हम बड़े उत्साह के साथ उस पत्र को पढ़ते हैं और उस पत्र को बार बार पढ़ते हैं और उसका एक अलग ही आनंद हमें मिलता है। अब राजनीति में पत्रों से कई बार उठापटक हो जाती है, कई बार जो है बहुत बवाल मच जाता है। साहित्य के क्षेत्र में तमाम साहित्यिक जो पत्र लिखते हैं उनसे भी कई बार बवाल मच जाता है। तो ये सारी घटनाएं, विवाद, इन सभी के जड़ में पत्र हमें दिखाई देते हैं, इन सभी के मूल में हमें पत्र दिखाई देते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। सब जगह पर पत्रों में जो जानकारी लिखी जाती है वो लगभग किसी भी भाषा में लिखी जाए, लेकिन उसका भाव लगभग एक ही हमें दिखाई देता है कि अपने विचारों को उस जगह पर भेजना या अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। भले ही उसका नाम अलग अलग है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में भी रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। और जो चिट्ठियां, जो पत्र जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये डाकघर के माध्यम से जाते हैं, ये हमें पता है। और इसे लेकर आने का काम और डाकघर तक पहुंचाने का काम डाकिया करता है। लेकिन इसकी भी एक मज़ेदार कथा है। इस प्रकार के जो पत्र हैं वो भारत में जो शुरू हुए हैं वो 1848 के आसपास
पहली बार शुरू हुए और आज हम देखते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अहमियत को किस प्रकार से लोगों ने विकसित किया है, ये बताया है। हजारों साल पहले जब हरकारे अर्थात दूत एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश लेकर जाते थे, तो वो पहले प्रारंभ में पैदल जाया करते थे। उसके बाद फिर घोड़ों का प्रयोग शुरू हुआ और आगे हम लोग देखते हैं कि विविध प्रकार के यातायात के साधन आ गए हैं और आज इनमें बहुत बड़ी क्रांति हो गई है। जैसे कि तार आ गया है। तार जो भारत में शुरू हुआ 1854 में शुरू हुआ, अंग्रेजों ने शुरू किया तार की व्यवस्था हमारे यहाँ। 1854 में पहला तार भेजा गया था भारत में और इस प्रकार से हमारे यहाँ तार की सेवा शुरू हुई। तार जो है कुछ ही मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचा देता है। आज हम लोग देखते हैं कि एसएमएस तो कुछ ही सेकेंड में अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। तो ये जो दुनिया बदल रही है, बड़ी तेजी से बदल रही है। और टेलीफोन से तो हम सीधा संदेश दे भी सकते हैं और संदेश सुन भी सकते हैं। तो ग्राहम बेल ने जो टेलीफोन शुरू किया है, टेलीफोन की खोज की है, तो उसने तो और ज़्यादा क्रांति ला दी है संचार के क्षेत्र में। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। आज हम लोग देखते हैं कि हर विषय में, फिर चाहे वो अंग्रेजी हो या फिर हिंदी हो या फिर स्थानिक कोई भाषा हो, मराठी, गुजराती, सभी में पत्र लेखन हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। आज हम लोग देखते हैं कि विविध प्रकार के साधन विकसित हो चुके हैं, जिसकी वजह से पत्र का जो है महत्व थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। आज भी पत्र उतने ही महत्वपूर्ण हैं। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल से चिट्ठियों की तेजी को रोका है। इन सब ने पत्रों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज भी सबसे सुरक्षित साधन माना जाता है पत्र को। ईमेल या एसएमएस, कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे मोबाइल में से डाटा चोरी हो जाता है, हमारे वेबसाइट से डाटा चोरी हो जाता है, लेकिन पत्रों के मामले में ये समस्या नहीं आती है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, आज अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए, उसकी गहराई में जाए, उसके मूल तक जाए, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। तो एक समय ऐसा था कि डाकिया जो है पत्र लेकर जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। आजकल यातायात के विकसित साधन आ गए हैं, जिसकी वजह से ये समय कम हुआ है। महीनों लग जाता था एक पत्र दूसरी जगह पर पहुंचने में। आज हम लोग देखते हैं स्पीड पोस्ट आ गया है, जो कि 1 से 2 दिन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पत्र पहुंचा देता है। और उससे भी तेज आधुनिक साधन ईमेल आ गया है, एसएमएस आ गया है और तरह तरह के ढेरों चीज़ें आ गई है। तो इन्होंने क्या कर दिया है, महीनों के इंतजार को मिनटों में और सेकंडों में ला दिया है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, और तब पिता के पत्र पुत्री के नाम
नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। हम लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में है जिसका शीर्षक है संसार पुस्तक है। तो जिसमें ये जो संसार पुस्तक है, ये जो अध्याय लिखा गया है, तो संसार पुस्तक के नाम का जो अध्याय हमने पढ़ा था वो एक पत्र था जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी को लिखा था। तो इन सभी पत्रों का, ऐसे बहुत सारे पत्र पंडित नेहरू ने अपनी पुत्री को लिखे थे और वह एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो इस प्रकार से पत्र जो है पुस्तक का रूप भी ले सकते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। इतनी स्पीड से मैसेजेस हमारे पास आते हैं, उनमें से कितनों को सहेज कर रखना अब मुमकिन नहीं है। सभी प्रसिद्ध लोगों की तो सबसे बड़ी यादगार उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे मोबाइल पर बहुत सारे एसएमएस आते हैं। इन एसएमएस को हम लोग कई बार देखते तक नहीं है और कई बार तो 50, 200, 300 के ऊपर आ जाते हैं। तो व्हाट्सएप पर आने वाले मैसेज या फिर हमारे एसएमएस आने वाले या एमएमएस आने वाले जितने भी संदेश है, इनको हम कई बार पढ़ते तक नहीं है और कई बार तो बिना पढ़े ही हम इसे डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं। लेकिन पत्रों में ऐसा नहीं है। पत्र लोगों ने सहेज कर रखे और न जाने कितने दिनों तक, आज हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी के पत्र भी अभी तक सहेज कर रखे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई ने जो पत्र अंग्रेजों को लिखा था वो पत्र भी सहेज कर रखा गया है। तो उसका ऐतिहासिक महत्व है और उस समय के समय को पहचानने के लिए, उस समय की घटनाओं की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इन पत्रों का आधार आज इतिहासकार ले रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि पत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। तो ये हम लोगों ने हमारे एनसीईआरटी के द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम में कई अध्यायों में हमने देखा है। जैसे नौकर अध्याय में हमने देखा है कि गांधी जी अपने हाथ से पत्रों के उत्तर लिखकर भेज देते थे। आश्रम का अनुमानित व्यय नाम का जो पाठ है उसमें भी इस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो इस मामले में महात्मा गांधी बड़े ही मुस्तैद रहा करते थे, बड़े सजग रहा करते थे। हर पत्र का उत्तर वो अपने हाथ से लिखकर भेज देते थे। आज हम लोग देखते हैं कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्हें भी कोई पत्र लिखता है तो उसका उत्तर वहाँ से पक्का मिल जाता है और लोगों ने ऐसे पत्रों को सहेज कर रखा है। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। प्रशस्ति पत्र अर्थात प्रमाण पत्र से कम नहीं मानते थे। जैसे हम लोग किसी प्रतियोगिता में खेलते हैं तो हमें प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, उसी प्रकार यहाँ पर अगर किसी बड़े व्यक्ति का पत्र मिल जाता है तो वो प्रमाण पत्र से कम नहीं माना जाता था, प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते थे लोग। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, सुमित्रानंदन पंत जी ने के जो पत्र है वो 200 पत्र बच्चन के नाम, उन सभी को क्या कर रखा है, पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है। ठीक इसी प्रकार से निराला के पत्र हमको लिखे हैं। कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे।
प्रेमचंद जी भी इसी प्रकार से पत्र लिखते थे और उन पत्रों के उत्तर वो तुरंत लिखकर भेज देते थे और प्रयास करते थे कि सभी को पत्र मिले। लेकिन उनकी एक खास बात थी प्रेमचंद जी की, वो ये खास बात ये थी कि वो ये अपने नए लेखकों को जब पत्र लिखते थे तो उसमें वो क्या करते थे, प्रेरणा देते थे उनको, ताकि वो उससे प्रेरित होकर और ज़्यादा साहित्य को लिखने के लिए प्रेरित हो। और इस प्रकार से वो प्रेमचंद जी प्रेरक पत्र भेज देते थे तथा पत्रों के जवाब में बहुत मुस्तैद रहते। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। कहा जाता है कि प्रेमचंद, जो कि साहित्यकार के बहुत जाने माने लेखक रहे हैं, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं अनोखी हैं। उन्होंने आने वाले नए लेखकों को भी प्रेरणा दी है। जब भी उनके पास पत्र पहुंचता था तो उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल जो है वो एक प्रकार की सेवा होती है और इसमें क्या होता है कि ज़रूरत की चीज़ें ही भेजी जाती है। ठीक अच्छी छवि इससे तैयार होती है। गुडविल अच्छी छवि है, डाक विभाग की गुडविल छवि है, अच्छी छवि है विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। हम लोग जानते हैं कि सिर्फ डाकघर में पत्र ही भेजे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग चीज़ों का आदान प्रदान भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए पार्सल सुविधा डाक विभाग चलाती है। तो एक अच्छी छवि इस जगह पर डाक विभाग की है। और ऐसे दुर्गम जगह, जिस जगह पर हमारे मोबाइल का जो है रेंज नहीं होती है, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसी जगहों, दुर्गम जगहों पर पत्र पहुंच जाते हैं। झोपड़ियों में रहने वाले लोग, आलीशान हवेलियों में रहने वाले लोग, दुर्गम जंगलों में रहने वाले लोग, बर्फबारी के बीच रहने वाले लोग, समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढानियाँ। अब ये जो ढानियाँ होता है, ये होते हैं कच्चे मकान। रेगिस्तान में रहने वाले कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों तक ये भेजे जाते हैं। इस प्रकार से पत्र उस जगह तक पहुंच जाते हैं। और ये जो निवास स्थान है ऐसे लोगों के जो अस्थायी होते हैं, इनको प्रकृति की विविधताओं से बचने के लिए अपने स्थान बदलते रहने पड़ते हैं। कई बार तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ऐसी जगहों पर भी पत्र पहुंच जाते हैं। तो इन लोगों को पत्रों का बड़ा सहारा है और डाक विभाग इसके लिए मुस्तैद है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। अब मनी ऑर्डर जो है वो, ये सुविधा जो है, आजकल इस सुविधा के भी बहुत सारे पर्यायी सुविधाएं आ गई है। जैसे हम लोग देखते हैं कि विविध प्रकार के ऐप्स आ गए हैं जो क्या करते हैं, पैसों का आदान प्रदान कर देते हैं, तुरंत भेज देते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन फिर भी वही समस्या है, अगर बीहड़ जगहों पर, दुर्गम जगहों पर कोई रह रहा है तो उस जगह पर बैंक की व्यवस्था नहीं होगी, एटीएम की व्यवस्था नहीं होगी और पैसे निकालने में समस्या होगी। आपके खाते में तो पैसे आ जाते हैं लेकिन निकालेंगे कैसे? तो ऐसी जगहों पर आज भी मनी ऑर्डर का प्रयोग होता है। मनी ऑर्डर में क्या होता है कि डाकिया जो है मनी ऑर्डर लेकर पहुंचता है और जिस व्यक्ति के नाम से मनी ऑर्डर आया है उसके हस्ताक्षर लेकर उसे नगद में रुपए देकर चला जाता है। तो अर्थव्यवस्था, घर चलाने की व्यवस्था जो है मनी ऑर्डर से ही होती है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। गांव में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर द्वारा आए पैसों से ही चलते हैं। घर में कमाने वाले लोग दूसरे शहरों में काम करते हैं और वह मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे घर परिवार के गुजारे के लिए भेजते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। उसकी पूजा की जाती है, जैसे वह दरवाजे पर आ गया मानो ईश्वर ही
आ गया हो। तो गाँव में आज भी डाकिये का इंतजार होता है, फिर चाहे वो मनी ऑर्डर के लिए हो, चाहे चिट्ठी के लिए हो, चाहे पार्सल के लिए हो। तो मनी ऑर्डर या चिट्ठी लेकर आने वाला जो डाकिया होता है, गांव में देवता का दूत माना जाता है, उसी रूप में उसे देखा जाता है और उसको पूजा जाता है। कई बार बड़े प्यार से कुछ लोग खाना तक खिला देते हैं डाकिया को। और पानी पूछना एक आम बात है गर्मियों में, बरसात में और ठंडियों में। डाकिया अपने कर्तव्य को उतनी ही निष्ठा के साथ निभाता है, इसलिए ईश्वर माना जाता है। और अगर दरवाजे पर डाकिया आ गया तो गांव के लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, बड़े प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। चलिए इस अध्याय में आए हुए कठिन शब्दों को संक्षेप में देख लेते हैं। सिलसिला, जिसका अर्थ है चलन, विवाद, झगड़ा, तमाम, बहुत, केंद्रित, आधारित, अनूठी, अलग, अनोखी या फिर सहज कर, संभाल कर, संदेह, शक, दायरा, सीमा, तलाशते, ढूंढते, अहमियत, महत्व, हरकारे, दूत, शताब्दी, 100 वर्षों का समय, विकसित, बढ़ावा, तह, गहराई, बारीकी, सूक्ष्मता, बेसब्री, अधीरता, उत्सुकता भी अधीरता है, इकलौता, अकेला, पुरखों, पूर्वजों, संजोकर, संभाल कर, विरासत का अर्थ होता है धरोहर, उद्यमी का अर्थ होता है व्यापारी, अनुसंधान, खोज, तमाम, सभी, हस्तियों, नामी लोग, बड़े बड़े लोग, पैमाना, मापदंड, साबित, सिद्ध, सिद्ध, जमीनी, वास्तविक, दिग्गज अर्थात महान व्यक्ति, दस्तावेज, प्रमाण पत्र, मुस्तैद, तत्पर, ढानियों, कच्चे मकानों की बस्ती, अर्थव्यवस्था, घर चलाने का जरिया। चलिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।